हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोपहर का वक्त था। ध्रुवी के दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उसका दुपट्टा बार बार उसके परेशान कर रहा, जिस पर सुधांशु उसके पास आकर उसके दुपट्टे को ठीक करते हुए, तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है। ध्रुवी सुधांशु के बाद पर उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ की तरफ इशारा करके बोली, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इसलिए बस मैं संभाल नहीं पा रहे थे। सुधांशु ध्रुवी की मेहंदी को देख रही है, लेकिन ये तो सूख चुकी है, तो धो दो। क्यों, क्या तुम मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकते जो इसे धोने की बात कर रहे हैं? ध्रुवी ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में सुधांशु ध्रुवी के और नजदीक आकर बोला, मन करे तो मुझे भी खा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जिसे सुनकर ध्रुवी 2 कदम पीछे होकर हैरानी से सुधांशु को देखते हुए, सुबह सुबह कोई रोमांटिक मूवी देखी थी क्या? सुधांशु 1 मिनट सोचने का एक्टिंग करने के बाद बोला, क्या किसी के साथ रोमांटिक होना सिर्फ रोमांटिक मूवी का कमाल होता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं, इसलिए बस मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था। ध्रुवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु बुरा सा मुंह बना, मैं रोमांटिक और मुझे रोमांस करना नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगा धीरे धीरे। ध्रुवी अपने सूख चुके मेहंदी की तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना हाथ सुधांशु के गाल पर रखते हुए बोले, ओ माई लवली सीड, तुम ऐसा चेहरा मत बनाया करो, बिकॉज इट मेक्स यू लुक टोटली हॉर्माई। सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसके कमर पर हाथ रखे उसे और नजदीक लाकर बोला, बट टुडे यू आर लुकिंग हॉर्नी, इसलिए मेरी नीयत हल्की से फिसल रही है। ये कहते हुए सुधांशु ध्रुवी के क्लीवेज की तरफ देखता है, क्योंकि ध्रुवी ने वी कट का शरारा सूट पहना था। सुधांशु की नज़र को देखते हुए ध्रुवी उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर कर अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए, बड़े नोटी हो गए हो तुम। सुधांशु ध्रुवी के बाद पर उसके अंदर से चेहरे को देखते हुए, तुम्हारे साथ सिर्फ नोटी भरी हरकतें और प्यार करने का मन करता है तो क्या कहती हूँ? ध्रुवी इधर उधर देखती है तो वो लोग गार्डन के एक बड़े से पेड़ के सामने खड़े थे, जिसे बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग से डेकोरेट किया गया था, और वहाँ पर फिलहाल कोई नहीं था। सुधांशु ध्रुवी को इधर उधर देखता हुआ पाकर उसे कमर से पकड़ अपने और नज़दीक ले आता और पैर से चिपका कर उसके जो लाइन पर गाल के बीच हाथ रखकर उसके होठों के अपने होठों में कैद कर लेता है। ध्रुवी अचानक सुधांशु के किए हरकत पर हैरान हो जाती है, फिर उसकी किश में उसका साथ देते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। सुधांशु आंखें बंद करे बड़ी ही डीप और पैशन के साथ ध्रुवी के होठों को शक कर रहा था। सुधांशु के हाथ ध्रुवी के गाल को सहला रहे थे और एक हाथ उसके कमर को धीरे धीरे कपड़े के ऊपर से ही सहला रहे थे। ध्रुवी को अपने पेट में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी और वो सुधांशु को हल्का से खुद से दूर करके बोली, बस सुधांशु। पप्पी फेस बनाकर ध्रुवी को देखते हुए, एक फ्रेंच किस प्लीज। ध्रुवी सुधांशु की तरफ घूर कर देखते तो सुधांशु एकदम से फिर से उसके होठों को अपने कैद में लेकर किस करते उसके होठों को फ्रेंच किस करने 5 मिनट तक के होने के बाद सुधांशु झटके से ध्रुवी को दूर होकर, मैं जिंदा हूँ। ध्रुवी की लिपस्टिक पूरी मिट गई थी और वो सुधांशु के होठों पर लगी हुई थी, लेकिन ध्रुवी इस बारे में उसे नहीं बताते अपने दुपट्टे से अपने होठों में लगे सलाइवा जो कि उन दोनों के किस के करने के कारण लगा था उसे साफ करते हुए सुधांशु से बोली, जिंदा हो। सुधांशु अपना रुमाल निकालता है, जिस पर ध्रुवी अपने दुपट्टे से उसके होठों को हल्का हल्का साफ करते हुए कहते, रुमाल क्यों गंदा कर रहे हो? सुधांशु कुछ कहता उसे पहले उन्हें किसी की आवाज़ जो कि उनसे ही कह रहा था, आप दोनों किस कर रहे थे? सुधांशु और ध्रुव इधर उधर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं जहाँ पर वैदिक दीपांजलि के हाथ को पकड़ा खड़ा था और दीपांजलि भी चॉकलेट खाते हुए उन लोगों को देख रही थी। सुधांशु वैदिक की बात पर उसे देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर दीपा को घुमाने लाया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो? वैदिक ने सुधांशु से उल्टा पूछा, जिसके जवाब में सुधांशु ध्रुवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी आंखों में कचरा घुस गया था, उसे निकाल रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन आपने इनकी लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? मैंने देखा आप किस कर रहे थे, झूठ बोलते हो मुझसे। वैदिक ने ध्रुवी की तरफ इशारा कर सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए, जिसे सुनकर सुधांशु जल्दी से रुमाल से अपने होठों को साफ करते हुए वैदिक से बोला, किसी को मत बताना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे चॉकलेट का लालच देकर इतनी बड़ी बात को किसी को बताने से मना कर रहे हो? वैदिक ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, जिस पर सुधांशु अपने दांत पिसते हुए, सारी कमाई तेरे नाम कर दूं क्या, तब मानेगा? वैदिक सुधांशु की बात पर कुछ पल सोचने के बाद बोला, ऐसी बात है तो मेरे नहीं दीपा के नाम कर दो। वो क्या है ना, बड़ा होने के बाद अगर मैं समझदार नहीं हुआ तो इसलिए दीपा के नाम कर देना। वैदिक की बात पर सुधांशु फ्रस्ट्रेशन में ध्रुवी, तुम जाकर मेहंदी धो लो, मैं हम दोनों के लिए लंच की प्लेट लगाता हूँ। सुधांशु के बाद पर ध्रुवी वैदिक की तरफ देखकर बोले, तुम्हें गिटार बजाना पसंद है ना? मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी धुन सिखाऊंगी, लेकिन प्रॉमिस कि तुम हम दोनों के बीच में किसी को नहीं बताओगे। ध्रुवी के बाद पर वैदिक अपना सिर जल्दी से हिला, तो पक्का मैं नहीं बताऊंगा। ध्रुवी वैदिक के सिर को बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर सुधांशु से बोला, बच्चों को ऐसे समझाया जाता है?
सुधांशु ध्रुवी की बात पर वैद्य की तरफ देखकर बोला, आपने साथ इस बच्ची को मत रखा करो, वरना अपनी तरह इसे भी बिगाड़ दोगे। मेरी लड़की है, मेरी मर्जी, आप जाओ यहाँ से, वैदिक ने बड़े एटीट्यूड में कहा, जिसे सुनकर सुधांशु घूर कर उसकी तरफ देखता और ध्रुवी को लेकर वहाँ से चला जाता। उन लोगों के जाने के बाद वैदिक दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, उस बारे में किसी को मत बताना। दीपांजलि चॉकलेट खाते हुए वैदिक से बोली, लेकिन वो लोग एक दूसरे को किस क्यों कर रहे थे? शायद वो एक दूसरे को पसंद करते और हमेशा साथ रहना चाहते हैं, इसलिए। वैदिक ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुनकर दीपांजलि पंजों के बल खड़ी होकर वैदिक के होठों पर हल्का सा किस करके बोली, अब मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दीपांजलि का अचानक ऐसा करने पर वैदिक को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके कानों के बाहर चिड़िया उड़ रही और वो अभी बेहोश हो जाएगा। दीपांजलि वैदिक को कुछ न कहता हुआ देख उसके हाथ को पकड़ कर, चलो वॉशरूम जाना है। वैदिक दीपांजलि की बात पर उसके साथ साथ चलते हुए, तुमने मुझे किस क्यों किया? क्योंकि मैं हमारी फ्रेंड्स हमेशा रखनी चाहती हूँ और तुम अच्छे से बात करते हो तो मुझे अच्छे लगते हो। दीपांजलि ने अपनी बात बताते हुए, जिसे सुनकर वैदिक के गाल लाल हो जाते और वो आगे और कुछ नहीं कह पाता। इधर कशिश अपनी बेटी को राशि को गोद में पकड़े मीरा को एक हाथ से खाना खिला रहा था, क्योंकि मीरा के दोनों हाथों में मेहंदी लगी और वो गीली थी। जब अचानक राशि रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर कशिश राशि को झुलाते हुए मीरा से कहता है, इसका दूध बोतल कहाँ है? कशिश मीरा की बात सुनकर बोली, वो तो बैग में। जिसे सुनकर कशिश इधर उधर देखते हुए बोला, तुम्हारा बैग कहाँ है? बैग तो कमरे में है, मीरा ने जवाब दिया। जिसे सुनकर कशिश उसे घूरते, यहाँ पर नहीं ला सकती थी। मीरा कशिश की घूरती हुई नज़र पर बोली, गलती आपकी है, आपने कहा था आज के पूरे फंक्शन में आप बेटी को संभालोगे, तुम ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। मैं नया नया डैड बना हूँ, थोड़ा वक्त लगता है सीखने में, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। कशिश ने छोटा सा मुँह बनाकर, जिसे सुनकर मीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? नया नया डैड बने हो क्या? मैं बहुत पहले से मॉम बनकर बैठी हूँ, किसी दादी या माँ से कम तो नहीं होना और मॉम बन गई। कशिश ने मुंह बनाकर कहा। उन दोनों के झगड़े को देखते हुए शोभित उनके पास आकर कशिश की गोद से राशि को लेते हुए बोला, मीरा को अच्छे से खाना खिलाओ, मैं भांजी को संभाल लूँगा। शोभित की बात सुनकर कशिश उसकी तरफ देखते हुए, जब देख रहे हो कि राशि रो रही है तो आकर गोदी में लेने में मौत आ रही थी। शोभित कशिश की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बच्ची संभाल रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो? कशिश शोभित की बात सुनकर बोला, तुम्हें तो बच्ची संभालना बहुत पहले से आता है, तो राशि को भी संभाल ही लोगे। शोभित कशिश के कटाक्ष को सुनते हुए दांत पीस कर बोल, अदिति कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे अपना खुद का ख्याल रखना आता है। तभी अदिति अपने मेहंदी भरे हाथ लाकर शोभित से बोली, शोभित जी, मुझे भूख लगी है। अदिति के बात पर शोभित एक नज़र कशिश की तरफ देखता है, जो कि उसे तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था, जिसे देखकर शोभित चिढ़ते हुए अदिति से बोला, अदिति जाकर वैशाली से कहो। शोभित की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए, आप मेरे पति हो ना, तो आप खिलाओगे, मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ? और वैशाली दीदी को खुद अमृत भैया खिलाने वाले हैं। शोभित अपनी गोद में सो रही राशि की तरफ इशारा करते हुए बोला, राशि बहुत रो रही थी, अब सो चुकी, अगर मैं उसे फिर से किसी और को दूंगा तो वो जाग जाएगी, इसलिए जाकर वैशाली के हाथ से खा लो। अदिति गहरी सांस भरकर मुंह फुलाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, वापी के हाथ से खाऊंगी। इतना कहकर अदिति पैर पटकते हुए विप्लव की तरफ चली। शोभित अदिति की धमकी को सुन हैरानी से उसे जाता हुआ देखने लगा, फिर कशिश को घूरते हुए बोला, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हें तो देख लूंगा मैं। इतना कहकर शोभित इधर उधर देखता है और आ रही नित्या की गोद में राशि को देते हुए कहता है, इसका ख्याल रखो। इतना कहकर शोभित बिना नित्या के बात सुने वहाँ से अदिति के पीछे दंदनाते हुए चला जाता है। नित्या हैरानी से उसे जाता हुआ देखने के बाद राशि के पीठ को धीरे धीरे थपथपाते हुए कशिश की तरफ देख कर बोले, आप भाभी को खाना खिला दो, मैं तब तक राशि को संभाल लूँगी। मीरा नित्या के बात पर बोले, आपकी मेहंदी? मेरी मेहंदी सूख चुकी थी, मैंने धो दिया। नो, बस खाने के लिए आ रहे थे, मैं बस खाने के लिए आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब खाना खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगी। नित्या ने मीरा को अपना एक हाथ दिखाते हुए, जिसे देखकर मीरा अपना सिर हिला देती है। वही कशिश मीरा को खिलाते हुए नित्या की तरफ देख कर कहता है, तुमने आगे क्या सोचा है नित्या? नित्या कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, बस इस बार मास्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद PhD कंप्लीट करूँगी, उसके बाद IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में रिसर्च के लिए अप्लाई कर दूँगी। कशिश नित्या की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन मुझे तुम्हारा ये कोर्स नहीं पसंद। मुझे पता है कि तुम काफ़ी वक्त में इसमें खुशी हुई हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। लेकिन भाई, मुझे साइंटिस्ट बनना है और इसके लिए कुछ वक्त तो लगेगा ना। अब मैं बिजनेसमैन तो हूँ नहीं जो हर वक्त नए नए जनरेशन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाती रहूँ।
चलेगा तो ठीक, वरना बिजनेस डूब जाएगा, मुझसे नहीं होगा। नित्या ने कशिश की बात का जवाब दिया। जिसे सुनकर कशिश कुछ कहता उससे पहले ही मीरा नित्या क्या बोली, आपको जो अच्छा लगे आप वही करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके सपोर्ट के लिए मैं खड़ी हूँ। नित्या मीरा की बात पर मुस्कुराते अपना सिर हिला देती है और राशि को लेकर कैटरिंग की तरफ चली जाती है। नित्या के जाने के बाद कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला, पर इंसान इन्वेस्टमेंट उस पर करता है जिसमें उन फ्यूचर प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो। साइंटिस्ट पागल हो जाएगी वो। मीरा कशिश की बात सुनकर उसे देखते हुए बोले, देखिए कशिश, हम किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे पसंद है केमिकल के साथ खेलना। उसे खेलने दीजिए, जब उन्हें समझ आएगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो अपना फील्ड दूसरा बदल लेगी। कशिश मीरा के बात पर सिर हिलाते हुए बोला, फाइन, तो तुम्हारे ऑक्शन का क्या हुआ? मीरा कशिश के सवाल पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख, पहले इस फंक्शन को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसके लिए सरप्राइज है। मीरा की मुस्कान को देखते हुए कशिश आंखें छोटी कर, तुम्हारी स्माइल देखकर लग रहा है जैसे सरप्राइज सच में धांसू होगा। मीरा अपना सिर हिलाते हुए उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा खा लेती है तो कशिश मुस्कुरा देता है। इधर वर्षा विकल्प का खाना खिला रही थी, क्योंकि वर्षा ने मेहंदी नहीं लगाया था, लेकिन विकल्प ने उसके नाम की मेहंदी लगवाई थी। वहीं पर वैशाली भी अमृत के इंतजार में बैठे हुए थे। जब अमृत एक हाथ में खाने का प्लेट और दूसरे हाथ में समृद्धि को लेकर आता है, वैशाली अमृत को आता हुआ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, हमारे पेट में चूहा बिल्ली ने भूचाल मचा रखा है और तुमको इतना देर लगता है आने में? अमृत वैशाली की बात पर बोला, हाँ ले आया यार, चिल्ला क्यों रही हो? वैशाली प्लेट की तरफ देखते हुए अमृत, हमको बहुत भूख लगी है। अमृत वैशाली की बात पर रोटी का टुकड़ा तोड़ने निवाला बनाकर वैशाली की तरफ बढ़ा देता है तो वैशाली खा लेती। समृद्धि उन दोनों को देखते हुए अमृत की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। समृद्धि के चिल्लाने पर वैशाली उसकी तरफ देखकर, तुम्हारा हमेशा का नखरा है, तुम्हारे बाप की बीबी है मैं, हम भी तुम्हें को दुनिया में लेकर आए हैं। जिसे सुनकर समृद्धि अमृत के सीने से चिपक जाती, जिस पर अमृत उसके पीठ को सहलाते हुए कहता, वो तुम्हारी माँ है समृद्धि। वैशाली अमृत की बात सुन कर बोली, तुम उसको बता काहे रहे हो यार? वैशाली, ये बच्ची है, तुम तो बड़ी हो ना, कुछ भी जिद करती रहती हो। अमृत ने बेचारा सा मुँह बनाकर कहा। जिसे सुनकर वैशाली अपने दांत पीसते हुए बोली, हम इसलिए तुमको कह रहे थे कि हमको एक लल्ला चाहिए, लेकिन तुमको तो लड़की चाहिए थी, और भगवान हमसे ज़्यादा दूसरी बात सुन रहा था, इसलिए इस बंदरिया को हमने ज़िंदगी में भेज दिया। अमृत वैशाली की बात सुनकर फिर से रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा गुस्सा करना बंद करो, चलो खा लो। वैशाली रोटी खाने के लिए आगे बढ़ती है तो उससे पहले समृद्धि के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ पूरी ताकत लगाकर खींच लेती है, जिससे वैशाली का मुंह बस खुला रह जाता है। समृद्धि अमृत के हाथ से रोटी का निवाला लेकर अपने मुंह में भर लेती है, लेकिन उससे चबाया नहीं जा रहा था। जिसे देखते हुए अमृत समृद्धि से बोला, बेटा तुम्हारी माँ अभी हिडिम्बा के अवतार में आ जाएगी, प्लीज़ शांति से उसे खाने दो। समृद्धि अमृति की बात सुनकर वैशाली की तरफ देखती है, जिसके दांत आपस में किटकिटा रहे। जिसे देखते हुए समृद्धि अपने मुंह में भर रोटी का निवाला थूक देती है। अमृत समृद्धि की हरकत पर उसके चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? समृद्धि अमृति के बाद पर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, डर। समृद्धि अपनी लैंग्वेज में अमृत को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जो कि अमृत को समझ नहीं आ रहा था, और वैशाली के तन बदन में आग लग रही थी। अमृत समृद्धि की बात पर उसे अपने गले लगा उसके पीठ को सहलाते हुए, बेटा मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, अब तुम चुपचाप सो जाओ, ठीक है? रात को बहुत एंजॉय करें। इतना कहते हुए अमृत एक हाथ से समृद्धि को होल्ड करे, उसी हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए जल्दी से वैशाली के मुंह में रोटी का निवाला तोड़कर डाल देता है। वैशाली रोटी खाते हुए अमृत को घूर कर बोली, हम बता रहे हैं तुम्हारी बेटी बस थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हम उसको हॉस्टल में डाल देंगे। साला अव्यक्त तो बड़का भैया को दीदी से दूर नहीं रखता, तुम्हारी बेटी हमको तुमसे दूर काहे रखती है? अमृत वैशाली के बात पर समृद्धि को पीट के सहलाते हुए वैशाली से धीरे से, अब वो चुप है ना तो तुम चुपचाप रोटी खाओ। वैशाली अमृत के घूर कर उसकी तरफ देखते और रोटी खाने लगते। वहीं विक्रम आरू को रोटी खिला रहा था, लेकिन आरू का थोड़ा सा मूड स्विंग था, जिस कारण वो मुंह बना रहे थे। जिसे देखते हुए विक्रम आरू के चेहरे को पकड़कर उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालते हुए, थोड़ा सा खा लो। आरू चिड़चिड़ेपन के साथ विक्रम की तरफ देखते हुए, मुझे नहीं खाना। विक्रम एक गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, गुस्सा करना बंद करो, अब नहीं खिलाऊंगा। आरू विक्रम की बात पर उसे देखते हुए बोले, एक बात बताइए। विक्रम आरू की तरफ देखता है तो आरू एकदम से विक्रम के ऊपर ही उल्टी कर देती है। विक्रम आंखें कसकर बंद कर लेता है। वो दोनों वहाँ पर लगे कुर्सी की आखिरी छोर पर, जिस कारण वहाँ पर और कोई नहीं था। आरू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। विक्रम अपनी आंखें को टिश्यू पेपर निकाल कर जल्दी से आरू के चेहरे को साफ करते हुए कहता है, तुम ठीक हो?
आरू अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, मुझे चक्कर आ रहे हैं। विक्रम आरू के बात पर उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, चलो मैं किसी से कहकर तुम्हें रूम में भिजवाता हूँ, अपने कपड़े क्लीन करके आता हूँ। शायद मौसम के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तभी वहाँ पर प्रकृति आ जाती है। प्रकृति को देखकर विक्रम कहता है, इसे वोमिट हो रही है, इसे कमरे तक ले जाइए, मैं अपने कपड़े क्लीन करके आता हूँ। प्रकृति विक्रम की बात पर अपना सिर हिला देती है और आरू को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। विक्रम ढेर सारे टिश्यू पेपर निकाल कर खुद को क्लीन करते हुए खुद से बोला, ये सच में वेदर के कारण है ना। इतना ख्याल आते हैं विक्रम की आंखें बड़ी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी खुद को क्लीन करने लगता है। इधर अथर्व, चित्रांक, रुद्र, चार्ली धैर्य के साथ बैठा खाना खा रहा था। जब चित्रांक अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें इस तरीके से उस लड़की की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुझे चप्पल फेंक कर मारा था, जिसके मुताबिक मेरे लिए तो मैंने उसकी कोई इंसल्ट ही नहीं की। जब तक मैं भी उसके चप्पल से नहीं मारता मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अथर्व ने चित्रांक की बात को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर धैर्य उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है वो लड़की एक पहलवान है, तो डरता हूँ क्या मैं उससे। अथर्व ने धैर्य की बात पर कहा, जिस पर रुद्रा अथर्व से बोला, मानते हैं कि तुम डरते नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरीके से एक लड़की की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अथर्व की बात पर अपने दांत आपस में पीसते बोला, समझ गया, लेकिन मेरे छोटे से बयान से उसकी पूरी इज्जत बच गई। ये भी देखो, अगर मैं ये कह देता कि मैडम ने मुझे बुलाया था, फिर हो गया था उसका कल्याण। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरे सुनने के लिए धन्यवाद।